हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 2 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं दोस्तों, वो हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। और इसके पहले दोस्तों हमने आपको चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने करा चुका है। यदि अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहां क्रमशः आपको मिल जाएंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बिना निषेचन के ही भ्रूण विकसित होने की क्रिया को क्या कहते हैं। देखिए, यदि बिना निषेचन के ही यदि भ्रूण विकसित हो जाए तो ऐसी परिघटना को या ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, अनिषेक जनन, यानी इसको हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो देखिए, यदि बिना निषेचन के ही क्या होता है, पुष्पों में यदि भ्रूण विकसित हो जाए तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस। तो देखिए, पार्थेनोजेनेसिस जो है दोस्तों, यह पेपर में कई बार पूछा भी जाता है। ये आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आता ही है। दूसरा क्वेश्चन है कि बीजांडकाय कोशिका से भ्रूण कोष का विकास होना क्या कहलाता है। यदि किसी बीजांडकाय यानी जो न्यूसेलस की सेल है उससे यदि भ्रूण कोष का विकास यदि हो जाता है, यानी डेवलपमेंट हो जाता है एम्ब्रियो सैक का, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो यह परिघटना या यह क्रिया क्या कहलाती है, अपबीजाणुता कहलाती है। क्या कहलाती है, यह अपबीजाणुता कहलाती है यह क्रिया। अगला क्वेश्चन है, पराग कण की जो बाएं भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है। तो देखिए, जो पराग कण यानी पॉलन ग्रैंड जिसको हम कहते हैं, या लघु बीजाणु जो होते हैं, इनकी जो आउटर लेयर आउटर वॉल होती है, यानी जो बाह्य भित्ति होती है, वो किसकी बनी होती है। तो वो बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। किसकी बनी होती है दोस्तों, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा जाता है कि परागकण की बाह्य भित्ति किसकी बनी होती है। तो परागकण की बाह्य भित्ति किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की। अगला क्वेश्चन है, आवृत्त बीजियों में भ्रूण पोष होता है। तो देखिए, चूंकि आवृत्त बीजियों में ही भ्रूण पोष पाया जाएगा, तो भ्रूण पोष और भ्रूण कोष, एक चीज आपको याद रखना है कि ये हमेशा कैसे होते हैं, त्रिगुणित होते हैं। कैसे होते हैं, त्रिगुणित, यानी कि ट्रिप्लॉइड होते हैं। तो आवृत्त बीजियों में जो भ्रूण पोष होता है वो कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड या त्रिगुणित होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब पराग नलिका जो है यह बीजांड द्वार से प्रवेश करती है तो यह क्रिया कहलाती है। देखिए, जब पराग नलिका का प्रवेश जो है बीजांड द्वार से होता है तो यह परिघटना क्या कहलाती है, पोरोगैमी कहलाती है। क्या कहलाती है, पोरोगैमी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, नारियल किस प्रकार का फल है। तो नारियल किस प्रकार का फल है आपको बताना है। तो नारियल एक अस्थिल फल होता है। कैसा फल होता है, एक अस्थिल फल होता है। अगला क्वेश्चन है कि युग्मनज द्वारा निर्मित कायिक कोशिका से भ्रूण का बनना क्या कहलाता है। यानी कोई युग्मनज है या जाइगोट है, उसके द्वारा कोई निर्मित यदि कायिक कोशिका या वेजिटेटिव सेल है, उसके द्वारा यदि भ्रूण बन जाता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है, अपस्थानिक भ्रूणता कहलाती है। क्या कहलाती है यह क्रिया, अपस्थानिक भ्रूणता कहलाती है। सॉरी, अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहलाती है। तो युग्मनज द्वारा निर्मित यदि किसी कायिक कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है, यह क्रिया अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, जब पराग नलिका अध्यावरण से होकर के प्रवेश करती है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो जब पराग नलिका अध्यावरण से होकर के बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी तो यह क्रिया क्या कहलाती है, मीसोगैमी कहलाती है। आपने इसके पहले क्या देखा कि यदि पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश करती है तो उसको हम पोरोगैमी कहते हैं, लेकिन पराग नलिका यदि इंटुगमेंट या अध्यावरण से होकर के प्रवेश करती है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, मीसोगैमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना निषेचन के ही अंडाशय का फल में विकसित हो जाना क्या कहलाता है। देखिए, इसके पहले भी हमने आपको क्या बताया कि बिना निषेचन के यदि भ्रूण बन जाता है तो वह क्रिया तो अनिषेक जनन कहलाती है, यानी पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है। लेकिन यदि बिना निषेचन के अंडाशय जो है वो फल में यदि विकसित हो जाता है तो यह क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। क्या कहलाती है, अनिषेक फलन, या इसको हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी। तो आपको याद रखना है, अनिषेक फलन और अनिषेक जनन के मध्य जो डिफरेंस है वो आपको समझ के रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एक सामान्य भ्रूण कोष में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। यानी एक नॉर्मल से यदि हम भ्रूण कोष या एम्ब्रियो सैक की बात करें या हम गुरु बीजाणु की बात करें तो उसमें केंद्रकों की संख्या यहां पे पूछा गया है। तो केंद्रकों की संख्या आपको हमेशा याद रखना है कि कितनी होती है, 8 होती है। लेकिन यदि आपसे ऐसा पूछ दे कि एक सामान्य भ्रूण कोष में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है तो कितनी होती है, 7 कोशिकाएं होती है। तो यह भी आपको साथ में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एक आवृत्त बीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है।
तो आपको यह चीज हमेशा नोट डाउन करके रखना है कि जो कार्यशील गुरु बीजाणु होती है, इससे आगे चल करके भ्रूण कोश या एम्ब्रियो साइक का निर्माण होता है। तो किसी भी कार्यशील या क्रियाशील जो गुरु बीजाणु है, उससे किसका निर्माण होता है? भ्रूण कोश का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। तो सभी को पता होगा कि जो नर युग्मकोद्भिद है यानी कि मेल गैमेटोफाइट्स है, उसकी प्रथम कोशिका लघु बीजाणु या परागकण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडप जो होता है, अगला क्वेश्चन है, अंडप जो है यह पुष्प का कौन सा जननांग होता है? तो आपको अंडप या कार्पल जो होता है बताना है कौन सा जननांग है। तो अंडप या कार्पल जो होता है यह फीमेल गैमेटोफाइट्स या हम कह सकते हैं मादा जननांग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के द्वारा होने वाला परागण कहलाता है। तो देखिए, पक्षियों के द्वारा जो परागण होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पराग कोश का वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाना क्या कहलाता है? तो यदि पराग कोश वर्तिकाग्र में पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से मैच्योर या परिपक्व हो जाता है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? पुपूर्वता कहते हैं। क्या कहते हैं? पुपूर्वता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, परागकण की बाह्य भित्ति कहलाती है। तो परागकण की बाह्य भित्ति क्या कहलाती है? बाह्य चोल कहलाती है, या इसको इंग्लिश में हम एक्जाइन कहते हैं। तो परागकण की बाह्य भित्ति एक्जाइन या बाह्य चोल कहलाती है, जो किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक बीज से एक से अधिक भ्रूण बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए, यदि एक ही बीज या सीड से कई सारे भ्रूण बन जाते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है? बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, परागकण यानी पॉलन ग्रेन जो होते हैं, इनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? तो परागकण के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो परागकणों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पेलिनोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परागकणों का जो अंतःचोल होता है वो किसका बना होता है? बाह्य चोल तो हमने देख लिया, बाह्य चोल तो किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का। लेकिन जो परागकणों का अंतःचोल होता है वो किसका बना होता है? सेल्यूलोज व पेक्टिन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, उस हार्मोन्स का नाम बताइए जो अंडाशय को फल में विकसित होने हेतु प्रेरित करता है। यानी ऐसा हार्मोन्स जो कि अंडाशय से फल बनने में उत्प्रेरित करता है, यानी अंडाशय को फल बनाने के लिए उत्प्रेरित करता है। उस हार्मोन्स के नाम क्या क्या है? तो देखिए, ऑक्जिन तथा साइटोकाइनिन, ये दो ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि किसी भी अंडाशय को फल में विकसित होने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? रैफ्लेसिया होता है, जिसमें कि हाथी के द्वारा पॉलिनेशन होता है या एलिफेंट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। और यदि आपसे पूछता है कि संसार का सबसे छोटा पुष्प, तो वो भी आपको याद रखना है, वो क्या होता है? वुल्फिया। क्या होता है? वुल्फिया। अगला क्वेश्चन है कि बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड ग्रंथ से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? देखिए, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड जो होता है वह ब्रंथ या डंठल से जुड़ा होता है, तो वह स्थान क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता है। हाइलम को हम हिंदी में नाभिका भी कहते हैं। तो बीजांड का वह स्थान जहां पर बीजांड जो है ब्रंथ से जुड़ा होता है, उस स्थान को हम हाइलम या नाभिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साल्विया में होने वाला कीट परागण कहलाता है। सबसे पहले तो आपसे पेपर में ऐसा भी पूछ सकता है कि साल्विया में किस प्रकार का परागण होता है। तो आपको क्या रखना है कि साल्विया में कीट परागण होता है। सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है। अब जो कीटों द्वारा परागण होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? एंटोमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोमोफिली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी वर्तिका यानी स्टाइल एवं वर्तिकाग्र वाले पौधे का नाम लिखिए। यानी एक ऐसे पौधे का नाम बताना है जिसकी सबसे लंबी वर्तिका व वर्तिकाग्र होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? मक्का। सभी लोग जानते होंगे जियामेज, मक्का या जियामेज जो है, इसके वर्तिका और वर्तिकाग्र दोनों सबसे लंबे होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेव किस प्रकार के फल का उदाहरण है? तो आपको यह याद रखना है कि सेव जो होता है यह एक कूट फल, यानी इसको हम असत्य फल या फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं। अब इसको असत्य फल या फॉल्स फ्रूट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका निर्माण अंडाशय से नहीं होता है। यानी जो सेव है इसका निर्माण अंडाशय से ना होकर के मुख्य रूप से पुष्पासन से होता है। तो अंडाशय के अतिरिक्त यदि पौधे के पुष्प के किसी भाग से यदि फल का निर्माण होता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? ऐसे बनने वाले फल को हम कूट फल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्यमुखी में किस प्रकार के पुंकेसर पाए जाते हैं? तो सूर्यमुखी में आपको हमेशा याद रखना है कि सिनजिनेसियस प्रकार के पुंकेसर या स्टेमेंस पाए जाते हैं। किस प्रकार के? सिनजिनेसियस, यानी आपस में क्या होते हैं? जुड़े जुड़े जो
पुंकेसर होते हैं वो पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैलिसन एरिया में किस प्रकार का परागण होता है। तो जो वैलिसन एरिया है इसमें आपको याद रखना है कि हमेशा जल परागण होता है, यानी कि वाटर पॉलिनेशन होता है। अगला क्वेश्चन है द्विनिषेचन की खोज किसने की। तो देखिए नवास्चिन नामक साइंटिस्ट ने द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि चतुर्दीर्घी पुंकेसर पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि चतुर्दीर्घी पुंकेसर जो होते हैं ये किसमें पाए जाते हैं, सरसों में, यानी कि मस्टर्ड में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पे कि मक्का के जो बीज पत्र होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो देखिए मक्का में जो बीज पत्र होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निषेचन के बाद अंडाशय बदल जाता है। तो निषेचन के बाद अंडाशय किसमें बदल जाता है आपको बताना है। तो निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है वो फल में विकसित हो जाता है या बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या होती है, यानी अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं। तो ये तो आपसे पता ही होगा कि अलैंगिक जनन में केवल और केवल एक जनक भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अनिषेचित अंड से बीज का विकास कहलाता है। तो यदि किसी अनिषेचित अंड से बीज का विकास हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एपोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपोगैमी कहते हैं। पौधों में निषेचन की खोज की। अब पौधों में बताना है आपको निषेचन की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या है, स्ट्रासबर्गर ने। और स्ट्रासबर्गर से आपको यह भी याद रखना है कि स्ट्रासबर्गर ने ही गुणसूत्रों की भी खोज की है। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित हो जाता है। तो यह क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन इसका राइट आंसर क्या होगा, बीज में। यानी निषेचन के बाद जो बीजांड या ओव्यूल्स होते हैं वो किसमें डाइवर्ट हो जाते हैं, बीज में। तो यहां पे दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न चैप्टर 2 के वो आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।